हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टैटिकल फिजिक्स की। ठीक है, बीएससी पार्ट सेकेंड। क्या चल रहा है आपका स्टैटिकल फिजिक्स? यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ, ठीक है। चलिए, तो कल हमने क्या पढ़ा फोर्थ यूनिट की? कल हमने स्टार्टिंग कर दी थी। जिन स्टूडेंट्स ने क्लास नहीं ली हो वो पहले कल वाली क्लास देखिए, बेसिक समझे, उसके बाद में आज से स्टार्ट करें। ठीक है, स्टैटिकल फिजिक्स। यहाँ बीच में एक जगह थोड़ा लाइट का फोकस पड़ता है, मैं इसलिए यहाँ सब्जेक्ट का नाम ही लिख देती हूँ ताकि आप लोग का ऐसा कुछ मिस वाली कंडीशन नहीं हो। ठीक है ना, और सब अपनी काम की चीज़ें नीचे ही लिखी जाएगी। हाँ, तो कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल देखा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन किसे कहा, उसके लिए क्या वितरण का नियम आपने देखा। दो नियम पढ़े। एक तो आपने कौन सा पढ़ा? वीन्स का, WIEN, वीन्स। वीन्स का एक तो कौन सा लॉ आपने पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ा, विस्थापन का नियम। ठीक है, और एक कौन सा पढ़ा आपने? रेडिएशन का लॉ। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान से करना। ठीक है, और उसमें आपको उतना ही करवाया गया है, उसको पूरा डिराइव करना उतना कंपल्सरी नहीं है। आपसे एक जनरल वे में पूछा जाए तो ये, हाँ, कई बार वीन का नियम, वीन का विस्थापन का नियम क्या है, एक नंबर वाले क्वेश्चन में भी आ जाता है। छोटा सा लॉ है। ठीक है, ग्राफ हमने देखा, बड़ा ही सुंदर सा ग्राफ था। वहां से हमें क्या पता चला कि लैम्डा जो होता है वो क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और लैम्डा इंटू टी बराबर हमने कोई कांस्टेंट बी के बराबर मान लिया था। यही था हमारा डिस्प्लेसमेंट लो। लैम्डा हम यहाँ लैम्डा एम लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू पर हमने लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि मतलब वेरिएशन कम से ज़्यादा होता है। ये टेम्परेचर भी, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग भी वेरिएशन होता है। ठीक है ना, वो सब हमने कल डिस्कस कर लिया था, तो ठीक है, फिर से बार बार हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमने क्या देखा? कल हमने देखा कि किसी भी विस्थापन का नियम हमने पढ़ा, सॉरी विकिरण का नियम हमने पढ़ा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी कहाँ से दी गई, ये ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं, उसके लिए हमने जो भी एक ब्लैक होल को उटर मान लिया था, कैविटी, उसको मान करके हमने देखा कि उसमें से कोई भी जो भी किरणें उत्सर्जित होंगी वो किस प्रकार की होंगी, उनकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, ये सब कुछ हमने देखा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो ये बात अभी तक जो हमने देखी वो किसके अकॉर्डिंग बात थी? क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये नियम दिया गया था। ठीक है, और आगे हमने क्या पढ़ा कि क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है, ब्लैक बॉडी को प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पाती है। तो क्या कमी रहेगी क्लासिकल मैकेनिक्स की, वो कमी हम देखते हैं। ठीक है ना, उसके बाद में आएंगे प्लांक बाइसेप, उनका फिर आएगा पूरा लॉ। ठीक है, प्लांक बाइसेप क्या मतलब? रेस्पेक्टेबल है वो, मतलब प्लांक ने उसके बाद में जो दिया नाम वो। ठीक है, तो हमने सबसे पहले कल ये देखा कि हमने दो नियम देखे। एक तो वीन्स का नियम देखा, एक हमने रेले जीन्स का नियम देखा। ठीक है ना, तो वीन्स के नियम में हमने क्या चीज देखी कि वो हमारा ओनली किसके लिए वैलिड हो रहा था? लघु तरंगदैर्घ्यों के लिए वैलिड हो रहा था। एक हमने देखा रेले जीन्स का नियम, तो वो किसके लिए वैलिड हो रहा था? केवल दीर्घ तरंगदैर्घ्यों के लिए वैलिड हो रहा था। तो ये क्या थी? एक प्रकार से इनकी कमियां ही थी। ठीक है, कमी हो गई ना भाई। दोनों, एक कोई ऐसा नियम हो जो कि दोनों को ही बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब कर सके, ऐसा नियम हमें कोई नहीं मिल पा रहा था। तो ये क्या कहलाई? हमारे क्लासिकल मैकेनिक्स की कमी, जो कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन को प्रॉपर तरीके से समझा नहीं पाए। तो चलिए आज हम देखते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स की कमी क्या रह गई और उसके बाद में फिर क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, तो हेडिंग 2 चिरसम्मत सांख्यिकी की असफलताएं। चिरसम्मत सांख्यिकी की असफलताएं। चिरसम्मत सांख्यिकी की असफलताएं।
लिखो इसमें, देखो वीन का विकिरण नियम, वीन का विकिरण नियम विकिरण के उत्सर्जन तथा अवशोषण की, विकिरण के उत्सर्जन तथा अवशोषण की स्वैच्छिक अवधारणाओं पर आधारित है, स्वैच्छिक अवधारणाओं पर आधारित है। स्वैच्छिक अवधारणाओं पर आधारित है। जैसे कि कोटर में विकिरण की तीव्रता, जैसे कि कोटर में विकिरण की तीव्रता, कॉमा कोटर में स्थित दोलकों की संख्या के समानुपाती मानी गई, कोटर में स्थित दोलकों की संख्या के समानुपाती मानी गई तथा दोलकों द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की आवृत्ति दोलकों की गतिज ऊर्जा के समानुपाती मानी गई, दोलकों की गतिज ऊर्जा के समानुपाती मानी गई। ठीक है, और हमने क्या नियम देखा, हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू, ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आ गई थी, ए इंटू लैम्डा की पावर -5, ए इंटू लैम्डा की पावर -5, ई की पावर भी था, ई की पावर भी किस फॉर्म में, लैम्डा के फॉर्म में था, -a/kt के टर्म में लिख लो, -a/kt इंटू डी लैम्डा। ये हमारे पास एनर्जी आई थी, लिख लो इसको। सॉरी यहाँ पे लैम्डा भी था ना kt की जगह, ये कर लेना। ऐसी चीजें कई बार अगर बाय मिस्टेक मेरा ध्यान नहीं भी जाए, फिर भी आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि पढ़ते हो तो कॉमन सेंस लगा करके थोड़ा पढ़ा करो, कहीं पे अगर बाय मिस्टेक कुछ लिख भी दिया है तो आप लोग सेम का सेम उतारो, ऐसे नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि आप भी तो पढ़ चुके हो ना ये चीज, तो कहीं अगर बाय मिस्टेक लिखी भी जाए तो उसको सही करके ही लिखा करो आप लोग। ठीक है, लिखो उपयुक्त वीन का नियम, उपयुक्त वीन का नियम केवल लघु तरंगदैर्घ्यों के लिए, केवल लघु तरंगदैर्घ्यों के लिए तरंगदैर्घ्य के विकिरण के लिए ही कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक ग्राफ से मेल खाता है, केवल लघु तरंगदैर्घ्य के विकिरणों के लिए ही कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक ग्राफ से मेल खाता है, मेल खाता है, तथा दीर्घ तरंगदैर्घ्य के विकिरण की व्याख्या करने में असफल रहता है, दीर्घ तरंगदैर्घ्य के विकिरणों की व्याख्या करने में असफल रहता है। ठीक है, ये हमारी थी पहली असफलता, ये फर्स्ट पॉइंट लिख लेना अभी जो हमने पूरा लिखा है। ठीक है ना, जो हमने किसका कभी बताइए, वीन का नियम, जो केवल लघु तरंगदैर्घ्यों के लिए था, दीर्घ तरंगदैर्घ्य की अगर विकिरण आ गई तो क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमने ग्राफ बनाया उस पर ये सही नहीं बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए सेकेंड पॉइंट, दूसरी असफलता क्या रह गई, दूसरी लिखो, रेले जीन्स का विकिरण नियम, रेले जीन्स का विकिरण नियम दो सिद्धांतों पर आधारित है, दो सिद्धांतों पर आधारित है, दो सिद्धांत पर आधारित है। पहला तो कौन सा है, फर्स्ट उसमें लिखो, पहला ऊर्जा का समविभाजन का सिद्धांत, ऊर्जा का समविभाजन का सिद्धांत, और सेकंड लिखो, दूसरा सिद्धांत कौन सा है, कोटर में अप्रगामी तरंगों के बनने का सिद्धांत, कोटर में अप्रगामी तरंगों के बनने का सिद्धांत। ठीक है, फुल स्टॉप।
आगे लिखो, रेले जीन्स का नियम, रेले जीन्स का नियम दीर्घ तरंगदैर्घ्य के विकिरणों के लिए, दीर्घ तरंगदैर्घ्य के विकिरणों के लिए कृष्णिका विकिरण के, कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक मानों से अच्छा मेल खाता है, कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक मानों से अच्छा मेल खाता है। जबकि जबकि लघु तरंगदैर्घ्य के लिए, जबकि लघु तरंगदैर्घ्य के लिए यह नियम पूर्णतया असफल रहता है, यह नियम पूर्णतया असफल रहता है। तो हमने इसके लिए क्या देखा था, रेले जीन्स के नियम के हिसाब से हमारे पास वैल्यू क्या आई थी, जैसे हमने न्यू के फॉर्म में देखा, ई न्यू डी न्यू बराबर हमारे पास वैल्यू क्या आई थी 8 पाई न्यू स्क्वायर के टर्म में, न्यू स्क्वायर में हमने चेंज कर दिया था, तो वैल्यू क्या दे गई थी 8 पाई न्यू स्क्वायर के टी अपॉन सी क्यूब इंटू डी न्यू। ठीक है, लिख लो नियम। लिख लिया, लिखो उपर्युक्त नियम के अनुसार, उपयुक्त नियम के अनुसार स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व का मान, स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व का मान न्यू स्क्वायर के समानुपाती सतत रूप से बढ़ना चाहिए। ये हमारी स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व है, तो ये प्रोपोर्शनल टू क्या आ रही है, न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रही है। यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि ई न्यू प्रोपोर्शनल टू है न्यू स्क्वायर, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ने के साथ साथ एनर्जी भी बढ़ती जानी चाहिए थी। कैसे, बिल्कुल प्रोपोर्शनल में, ठीक है ना। जबकि ये क्या होता है, केवल लघु दीर्घ तरंगदैर्घ्य के लिए ये वैल्यू सुटेबल होती है ग्राफ से, जबकि लघु तरंगदैर्घ्य के लिए सुटेबल नहीं होती है। ठीक है, तो लिखिए स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व का मान न्यू स्क्वायर के समानुपाती सतत रूप से बढ़ना चाहिए था। जबकि जबकि कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक वक्र के अनुसार, कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक वक्र के अनुसार ई न्यू का मान, ई न्यू, ये जो हमने एनर्जी लिखी थी, ग्राफ बनाया था ई न्यू में और टी में, तो ई न्यू की वैल्यू क्या थी, एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ रही थी, एक पीक पर मैक्सिमम हो रही थी, लेकिन फिर कम होती जा रही थी, जबकि इसके अकॉर्डिंग तो क्या कंटिन्यू बढ़ती रहनी चाहिए थी। ठीक है, तो लिखो ई न्यू का मान एक सीमा तक बढ़कर, एक सीमा तक बढ़कर उच्च आवृत्ति पर पुनः घटने लगता है, उच्च आवृत्ति पर पुनः घटने लगता है। ठीक है, अतः रेले जीन्स का नियम, अतः रेले जीन्स का नियम, रेले जीन्स का नियम उच्च आवृत्ति के विकिरणों के लिए, उच्च आवृत्ति की विकिरणों के लिए, उच्च आवृत्ति का मतलब लघु तरंगदैर्घ्य, ये तो पता होगा ना, न्यू और लैम्डा एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। न्यू इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, तो न्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। ठीक है, तो ये ध्यान रखा करो। आप बोलोगे मैम दोनों उच्च उच्च लिखवा दिया, यहाँ पर उच्च आवृत्ति लिखवाई है मैंने, उच्च आवृत्ति का मतलब ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो, लघु तरंगदैर्घ्य, उच्च आवृत्ति का मतलब तरंगदैर्घ्य कैसी होगी, तब लघु होगी। ठीक है, तो आप कभी भी दोनों फॉर्म में लिख सकते हो। किसी वैल्यू में अगर आप लैम्डा बड़ा बता रहे हो, इसका मतलब न्यू स्टैंड छोटा होगा, आप न्यू बड़ा बता रहे हो, इसका मतलब लैम्डा छोटा होगा। ठीक है, यहाँ हमने इक्वेशन किस फॉर्म में दे दी है, न्यू के फॉर्म में दे दी है, तो उच्च आवृत्ति हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि उसका मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लेना लघु तरंगदैर्घ्य। ठीक है, तो रेले जीन्स का नियम उच्च आवृत्ति की विकिरणों के लिए, उच्च आवृत्ति की विकिरणों के लिए कृष्णिका विकिरण की व्याख्या करने में, कृष्णिका विकिरण की व्याख्या करने में पूर्णतः असफल रहता है, पूर्णतः असफल रहता है, पूर्णतः असफल रहता है। पूर्णतः असफल रहता है। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट यहाँ से लिखो, इसी प्रकार लिखो
इसी प्रकार इस नियम के अनुसार किसी भी ताप पर न्यू इक्वल टू जीरो से न्यू इक्वल टू इन्फिनिटी तक विकिरणों का कुल ऊर्जा घनत्व E बराबर कितना आ जाएगा। टोटल अपने को कुल ऊर्जा घनत्व निकालना है। E की वैल्यू E न्यू बराबर अपने पास वैल्यू क्या आएगी, अपन इंटीग्रेट कर दें इसको E न्यू डी न्यू को, ठीक है, E न्यू डी न्यू को कहाँ से लेकर के, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो अपने पास फाइनल इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। लिख लो कुल ऊर्जा घनत्व E इक्वल टू E न्यू डी न्यू, जीरो से इन्फिनिटी, वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी। ठीक है, देखो जो एक असंभव भौतिक तथ्य है, ठीक है, क्योंकि आप क्या बता रहे हो, आप बोल रहे हो कि किसी चीज की इन्फिनिटी इस टाइम एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट हो जाए, जो कि कैसा है, एक असंभव तथ्य होता है। किस कंडीशन में हम यहाँ बता रहे हैं कि इसका मतलब ये जो रेडिएशन निकल रही है किसी ब्लैक होल से, कि हम बात करें कि इसकी जो एनर्जी होगी, उस रेडिएशन की ऊर्जा कितनी होगी, विकिरण की अनंत ऊर्जा हो जाएगी, जैसा कि पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, हम खुद देख रहे हैं कि उस क्वार्टर के अंदर रेडिएशन निकल के आमने सामने टकरा भी रही है। टकराने का मतलब कुछ न कुछ एनर्जी कम भी हो रही है, कुछ ज़्यादा भी हो रही है, तो अनंत एनर्जी होने का तो वैल्यू ही नहीं आता। इसलिए हमने, और वैसे भी हम पढ़ते हैं किसी भी सिस्टम की एनर्जी हम अनंत नहीं पढ़ते, इतनी होती है कि हम उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या कहा, ये एक बिल्कुल असंभव भौतिक तथ्य है, ठीक है। तो ये आपके तीन इसकी कमियां थी, नीचे लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, इस प्रकार चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित नियम, इस प्रकार चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों पर आधारित नियम कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या नहीं कर सकते। कृष्णिका विकिरण के प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या नहीं कर सकते, प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या नहीं कर सकते। क्लियर है। तो ये थी, पहले हमने कल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्लासिकल फिजिक्स कुछ कॉन्सेप्ट को नहीं समझा पाई थी। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण को क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं समझा पाई। तो क्यों नहीं समझा पाई, अब आप लोग को क्लियर हो गया। ये इनमें कमियां रह गई थी, जो हमने 2-3 कमी पढ़ी, ये इसकी मेन कमी थी, जिसके कारण से अच्छे से समझा नहीं पाया। यहाँ आकर के हमारी चिरसम्मत सांख्यिकी क्या हो गई, फेल हो गई। अब उसके बाद में हम देखेंगे कि इसके बाद में फिर प्लांक नाम के एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने फिर अपना एक अलग कॉन्सेप्ट रखा, जो ही बाद में क्या कहलाया, क्वांटम फिजिक्स के नाम से। तो चलिए देखते हैं प्लांक ने क्या किया। यहाँ से शुरू होती है अपनी क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन करवाया ना, ये थ्योरी ऐसी नहीं करवाई है, ये अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है, और करने में बहुत तो इजी है, क्योंकि देखा आपने इसमें डेरिवेशन कुछ नहीं थी। तो ये आता है कि है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, और उसके अनुसार रेले जीन्स और वीन्स का नियम क्या है, और चिरसम्मत सांख्यिकी की असफलताएं क्या है, ये तीनों चीजें मिला करके क्वेश्चन आता है। तो पूरा आपको ये बड़ा सारा बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ज़्यादा इसमें डेरिवेशन भी नहीं करनी है, तो ज़्यादा याद रखने वाली भी कोई झंझट नहीं है, और आराम से सही भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, प्लांक की, पूरा नाम था इनका मैक्सवेल प्लांक, शॉर्ट में प्लांक से ही लिखते हैं हम इनको, ठीक है। प्लांक की क्वांटम परिकल्पना, प्लांक की क्वांटम परिकल्पना, हेडिंग लीजिए, प्लांक की क्वांटम परिकल्पना। ठीक है, लिखो इसमें आप लोग को ये भी ज्यादा लिखना पड़ेगा। मेरा काम थोड़ा कल से शुरू होगा, कल से मैं इस पर डेरिवेशंस वगैरह करूंगी, ठीक है ना। आज तो आपको लिखना होगा, तो फटाफट लिखते जाओ।
रेले जीन्स व वीन विकिरण नियम के, रेले जीन्स व वीन विकिरण नियम, सही लिखने आ गया ना ये, रेले जीन्स व वीन विकिरण नियम, रेले जीन्स व वीन विकिरण नियम। देखो, नियम के दोषपूर्ण होने के कारण, दोषपूर्ण होने के कारण इनको पूर्ण तरंगदैर्घ्य परास के लिए, इनको पूर्ण तरंगदैर्घ्य परास के लिए प्रयुक्त करना संभव नहीं था, प्रयुक्त करना संभव नहीं था। ठीक है, पूर्ण तरंगदैर्घ्य परास मतलब ये हमने कल ग्राफ ये बनाया था ई में और लैम्डा में, तो हमने ग्राफ देखा जनरली कुछ इस टाइप का हमें ग्राफ मिल रहा था। ठीक है ना, यहाँ पर जाकर के इस तरीके से अलग अलग, तो हमने क्या देखा, अब एक नियम है वो तो लगभग इतनी आधी इस मान के लिए ही डिस्क्राइब कर रहा है उसका फॉर्मूला, जबकि एक वैल्यू है जो कि इसके लिए ही डिस्क्राइब कर रही है। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मिल रहा जो इस पूरे कर्व को एक ही फॉर्मूले से डिस्क्राइब कर सके। ठीक है, हाँ तो लिखिए, पूर्ण तरंगदैर्घ्य परास के लिए प्रयुक्त करना संभव नहीं था। फुल स्टॉप। मैक्स प्लांक ने, मैक्स प्लांक ने, ये नाम लिखेंगे मैक्स प्लांक, ठीक है, मैक्स प्लांक, मैक्स प्लांक ने उपयुक्त दोनों नियम के, उपयुक्त दोनों नियम के गणितीय विश्लेषण का अध्ययन कर, गणितीय विश्लेषण का अध्ययन कर यह जानने का प्रयत्न किया, यह जानने का प्रयत्न किया कि उनमें प्रयुक्त अवधारणाओं में, कि उनमें प्रयुक्त अवधारणाओं में किस प्रकार के परिवर्तन किए जाएं, किस प्रकार के परिवर्तन किए जाएं कि पूरे प्रायोगिक वक्र का, कि पूरे प्रायोगिक वक्र का स्पष्टीकरण किया जा सके, पूरे प्रायोगिक वक्र का स्पष्टीकरण किया जा सके। ठीक है, मतलब प्लांक ने ये विचार किया कि भाई कुछ तो रेले ने भी सोचा होगा, कुछ वीन ने भी सोचा होगा, कुछ उनके सिद्धांत रहे होंगे, उनके आधार पर ही उन दोनों ने अपने अपने फॉर्मूले दिए। ठीक है, लेकिन एक का फॉर्मूला आधी वैल्यू तक ही काम कर रहा है लघु तरंगदैर्घ्य की परास के लिए, एक का फॉर्मूला दीर्घ तरंगदैर्घ्य की परास के लिए। तो उनके कॉन्सेप्ट में हम क्या चेंज कर सकते हैं दोनों के कॉन्सेप्ट में, कि उन दोनों के थोड़ा थोड़ा हम कॉन्सेप्ट ले लें और उनको मिला करके एक न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप करें कि जिससे हमारा ये पूरा का पूरा जो वक्र है पूरा स्पष्ट किया जा सके। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें आगे, पूरे प्रायोगिक वक्र का स्पष्टीकरण किया जा सके। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इसके फलस्वरूप, इसके फलस्वरूप प्लांक ने, इसके फलस्वरूप प्लांक ने विद्युत चुंबकीय दोलित्र की, विद्युत चुंबकीय दोलित्र की, ठीक है, एक नई चीज क्या आई यहाँ पे देखो, विद्युत चुंबकीय दोलित्र, ऑसिलेटर, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर, विद्युत चुंबकीय दोलित्र की प्रकृति के बारे में, प्रकृति के बारे में कुछ नए विचार प्रस्तुत किए, कुछ नए विचार प्रस्तुत किए, जिससे एक नया सिद्धांत, जिससे एक नया सिद्धांत, जिसे क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, जिसे क्वांटम सिद्धांत कहते हैं, का उदय हुआ। ठीक है, कौन सा सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत का उदय हुआ।
क्वांटम सिद्धांत का उदय हुआ। ठीक है, लिख लिया। चलो आगे लिखो। इसमें एक नेक्स्ट सब हेडिंग दो। सब हेडिंग देके लिखेंगे प्लांक का क्वांटा सिद्धांत। क्वांटा सिद्धांत, ये क्वांटा के कारण ही इस थ्योरी को क्या कहा गया बाद में, क्वांटम थ्योरी। वर्ड क्या था, क्वांटा था, ठीक है ना। क्वांटा सिद्धांत लिख लीजिए, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। सब हेडिंग डाल के देखो। इसमें लिखो प्लांक के अनुसार विकिरण ऊर्जा का, प्लांक के अनुसार विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कृष्णिका में उपस्थित, कृष्णिका मतलब ब्लैक बॉडी, ठीक है, कृष्णिका में उपस्थित विद्युत चुंबकीय दोलकों के द्वारा होता है। विद्युत चुंबकीय दोलकों के द्वारा होता है। फुल स्टॉप। इन दोलकों से विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण सतत अविच्छिन्न ना होकर विविक्त मात्रा में होता है। विविक्त मात्रा में होता है, विविक्त। इसको कहा जाता है, समझ में नहीं है लिख लेना, डिस्क्रीट। ये था देखो मेन कॉन्सेप्ट। प्लांक ने क्या कॉन्सेप्ट दिया, प्लांक ने ये कहा कि देखो आप लोग ये बता रहे हो कि यहाँ पर ये जो ब्लैक बॉडी आपने मानी थी, यहाँ पे साइड में आपने एक छेद छोड़ दिया, और ये जो आपने पूरी ब्लैक बॉडी मानी, तो आपने ये कहा कि इसको जब हमने टेम्परेचर दिया तो इसमें क्या हुआ, एक विकिरण ऊर्जा जो थी वो क्या हुआ, कोई ना कोई रेडिएशन इसमें जनरेट हुई, ठीक है। वही रेडिएशन फिर गई किसी सामने की दीवार से टकराई वो, ठीक है, वहां पे कुछ मात्रा में तो उसका अवशोषण हो गया, बाकी जो थी वो दूसरे डायरेक्शन में चली गई, फिर टकराई वो दूसरे डायरेक्शन में। इस तरीके से कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस होता गया, ठीक है ना, और किसी पॉइंट पर जाकर के सीधे इससे बाहर पे निकल जाती है, ठीक है। ये प्रोसेस बताया। तो प्लांक ने एक्चुअली में ये कहा कि ये उत्सर्जन या अवशोषण क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर एक विद्युत चुंबकीय दोलित्र होता है, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये जो विकिरण ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है उस दोलित्र के कारण होता है। दोलित्र जैसे जैसे दोलन करता है तो दोलन में क्या होता है, वो कुछ ना कुछ ऊर्जा का प्रयोग भी करता है, और दोलन कंप्लीट होने के बाद कुछ मात्रा में ऊर्जा को वो उत्सर्जित भी कर देता है। इस कारण से इसमें क्या होता है, दोलन होता है। और दूसरी चीज क्या गई कि यहाँ से जो ऊर्जा निकलती है, हमने फर्स्ट डे हमारी क्लास में बात की थी कि आइंस्टीन ने ये इक्वेशन दी थी E=mc², प्लांक ने इक्वेशन दी थी E=h²। उस दिन में मैंने आपको बताया था E=mc² देने का क्या मतलब था कि अभी तक चिर सम्मित यांत्रिकी में जो भी चल रहा था हमारी क्लासिकल में, वहां पे क्या माना जा रहा था कि कभी भी ये ऊर्जा का जो अवशोषण होता है या उत्सर्जन होता है, ये कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, अविच्छिन्न, बिना टूटा हुआ। अविच्छिन्न का मतलब यही होता है ना। अब देखो हिंदी में ऐसे कई बार टफ से वर्ड आते हैं, लेकिन समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। अविच्छिन्न मतलब बिना टूटे, बगैर टूटे, मतलब एक कंटिन्यूअस फ्लो में एनर्जी कंटिन्यू निकलेगी तो निकलती रहेगी, और एब्जॉर्ब होगी तो एब्जॉर्ब होती ही रहेगी, बीच में ऐसा नहीं है कहीं पे ब्रेक नहीं हो जाएगी वो, ठीक है। या फिर हम बोलते हैं कि बिल्कुल कंटिन्यूअस फ्लो होता है। ये कौन मान रही थी, क्लासिकल में फिजिक्स मान रही थी E=mc² के अकॉर्डिंग। अब प्लांक ने क्या कहा, प्लांक ने कहा कि नहीं,
कि ये जो एनर्जी का जो भी ये दोलित्र जो है एनर्जी क्या है, किसी मात्रा में दे भी रहे ले भी रहे, अब कंटिन्यूअसली वो कैसे देते रहेंगे या कंटिन्यूअसली कैसे लेते रहेंगे, पॉसिबल नहीं है भाई। दोलित्र में हम क्या कह रहे हैं कि जब वो दोलन करना शुरू कर रहा है तो उसको ऊर्जा की जरूरत है। जैसे अपन क्या करते हैं, जैसे अपन मान लो कोई बच्चा झूला झूल रहा है, ठीक है ना, तो झूला एक तरह से क्या होता है, उसकी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द वो कंटिन्यूअसली दोलन करता रहता है, ठीक है ना। वो एक तरह से डैम्प्ड ऑसिलेशन का एग्जांपल होता है कि धीरे धीरे करके कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे उसमें कमी आने लग जाती है, लास्ट में जाके झूला रुक जाता है, ठीक है। लेकिन शुरुआत में उसको घुमाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस पर फोर्स लगाते हैं, कुछ ना कुछ हम काम करते हैं भाई, उसको ऊर्जा देनी पड़ती है तभी तो। उसके बाद फिर वो कंटिन्यूअसली अपने आप थोड़ा उसमें कौन सा फोर्स लगता है, प्रत्यानयन बल लगता है। आप लोग के नहीं आजकल मैकेनिक्स में भी यही वाला चैप्टर चल रहा है इस वजह से, ठीक है ना। तो उसमें हम यही चीजें पढ़ रहे हैं, उसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगता है जिसके कारण वापस अपनी इनिशियल कंडीशन में जाता है, फिर वहाँ पे वापस दूसरी तरफ क्यों आता है, क्योंकि इनर्शिया के कारण वो गति में ही रहना चाहता है, तो दूसरी तरफ भी गति करता है। इस प्रकार से गति होती ही रहती है, आप लोग तो फर्स्ट ईयर में पढ़ ही चुके होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि भाई दोलित्र शुरुआत में जब दोलन करना शुरू करेगा तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब वहां क्या करेगा, वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, ठीक है। दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि उसके बाद जब दोलन करके वो वापस आएगा तो वापस आने पर क्या करेगा, कुछ मात्रा में वो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, ठीक है। अब प्लांक तो इसको दोलित्र की तरह मान करके चल रहे थे, तो प्लांक ने कहा कि ये तो पॉसिबल है नहीं कि कोई दोलित्र है वो कंटिन्यूअसली ऊर्जा का अवशोषण करते ही रह जाए, नहीं पॉसिबल है ना। इसका मतलब कुछ अमाउंट में तो आप उसको एनर्जी दोगे, कुछ अमाउंट में एनर्जी दोगे, फिर कुछ अमाउंट में वो एनर्जी आपको वापस दे देगा उत्सर्जित करके। तो उन्होंने कहा कि कभी भी ऊर्जा का जो अवशोषण या उत्सर्जन होता है वो कंटिन्यूअस ना होकर के कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट विविक्त का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े में, ठीक है। थोड़ी एनर्जी दे दी, थोड़ी उसने ले ली, थोड़ी एनर्जी दे दी, थोड़ी उसने ले ली, अलग अलग क्वांटिटी में देता है, ठीक है। विविक्त देता है मतलब डिस्क्रीट, एक होता है विविक्त और इसका अपोजिट कौन होता है, कंटिन्यूअस, सतत, ठीक है। सतत या विविक्त या कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट, ये क्या मान करके चल रहे थे, क्लासिकल वाले क्या मान रहे थे कि कंटिन्यूअस होता है इक्वल टू एमसी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, जबकि प्लांक ने अब यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट दिया कि कंटिन्यूअस नहीं होता बल्कि वो डिस्क्रीट अमाउंट में होता है, विविक्त मात्रा में होता है। क्लियर है, लिखो इसमें आगे, विविक्त मात्रा में होता है, ठीक है। लिख लिया, आगे लिखो फुल स्टॉप करके, ठीक है। प्रत्येक दोलक न्यूनतम विविक्त ऊर्जा का मान, न्यूनतम विविक्त ऊर्जा का मान ई नॉट, ई नॉट इसकी जो इनिशियल एनर्जी कितनी मान रहे हैं, ई नॉट, ई नॉट के किसी एक पूर्णांक गुणज के बराबर, किसी एक पूर्णांक गुणज के बराबर, पूर्णांक गुणज के बराबर मतलब कितना, मतलब इसी का पूरा इंटीजर मल्टीपल होगा। पूर्णांक गुणज का मतलब एनर्जी कितनी देगा, जैसे ई नॉट, 2 ई नॉट, 3 ई नॉट, 4 ई नॉट, इस तरीके से पूर्णांक में देगा, ऐसे नहीं देगा हाफ ई नॉट, 3/2 ई नॉट, 5/2 ई नॉट, वो वैल्यूज नहीं देगा, ठीक है। लिख लो ई नॉट, 2 ई नॉट, 3 ई नॉट, 4 ई नॉट डैश 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 के बराबर ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कर सकता है, के बराबर ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कर सकता है। फुल स्टॉप। यह न्यूनतम विविक्त मान, यह न्यूनतम विविक्त मान जिसका विनिमय हो सकता है, जिसका विनिमय हो सकता है, क्वांटा कहलाता है। क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है, क्वांटा कहलाता है। तथा यह सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत कहलाता है, यह सिद्धांत क्वांटम सिद्धांत कहलाता है। क्लियर है। आप बोलोगे कि मैम ये क्वांटम नाम क्या है, क्वांटा एक ग्रीक भाषा का नाम था जिसका मतलब होता है पैकेट्स, छोटे छोटे बंडल, पैकेट। तो इसने यही बोला, प्लांक ने ये बोला कि जो इसमें ऊर्जा होती है कंटिन्यूअस नहीं होती, विविक्त होती है, डिस्क्रीट होती है। मतलब एक तरह से आप ये मान सकते हो कि छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी जा रही है,
जैसे हम एक तरफ तो ये बोले एग्जाम्पल, हम ये बोले कि मान लो जैसे कि दूध है, दूध मान लो एक कंटिन्यूस कोई बहुत लंबा सा हमने पाइप टाइप का बना दिया कि उसमें से दूध निकल रहा है, ठीक है। तो एक तो हम बोलेंगे कि ऐसे फ्लो इसका कंटिन्यूस हो, तो कितना अमाउंट आ रहा है या कितना हम उसमें डाल रहे हैं कुछ पता नहीं चलेगा। आपको पता चलेगा कि फिक्स आधा किलो हो गया, आप हटा लो यहाँ से बर्तन, पता नहीं चलता, ठीक है ना। एक वही हम क्या करते हैं, जैसे हम आजकल दूध लेते हैं पैकेट्स बना देते हैं, आधा किलो का 1 किलो का अलग अलग, तो पैकेट्स के फॉर्म में उसका। अब जैसे आप दुकान वाले से 2 किलो दूध लेते हो तो आपको क्लियर होता है कि आप आधा आधा किलो के 4 पैकेट ले रहे हो, या 1 किलो का पैकेट है तो आप 2 पैकेट लेते हो, ठीक है ना। तो मतलब आपको दूध पूरा उतना मिल रहा है 2 किलो, लेकिन किस फॉर्म में, अलग अलग पैकेट्स के फॉर्म में मिल रहा है। तो वही वाली बात इसने कही कि इसको जितनी एनर्जी अवशोषित या उत्सर्जित करनी है, कितनी एनर्जी, मिनिमम ई नॉट एनर्जी है, इसी के पूर्णांक गुणज के बराबर 2 ई नॉट, 3 ई नॉट, 4 ई नॉट, इस तरीके से ये एनर्जी लेगा, ठीक है ना। और ये सारी एनर्जी कैसे अलग अलग पैकेट्स के फॉर्म में होती है, क्वांटम होती है एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी कैसी होती है, अलग अलग क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड होने का मतलब छोटे छोटे पैकेट्स हैं, इनको बंडल के रूप में मान सकते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इस एनर्जी को, जो मिनिमम एनर्जी जो भी विनिमय की जा सकती है, उत्सर्जित या अवशोषित होती है, उसको क्या कहा गया, क्वांटम। और ये सिद्धांत क्या कहला गया, क्वांटम सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। तो क्वांटा का मेन मतलब समझ में आ गया आप लोगों को। क्वांटा का मतलब होता है छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल। बंडल किस चीज के बताया, तो प्लांक ने बताया कि एनर्जी छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में होती है। पैकेट मतलब होने से मतलब हमारा ये है, ऐसा नहीं है अब आप बोलोगे वहां कौन पैक कर रहा है, पैकेट का मतलब एक्चुअल में ये नहीं है कि पैकेट में पैक होकर के आ रही है, मतलब ये है कि छोटे छोटे अमाउंट में बटी हुई होती है, एक साथ नहीं होती, ठीक है। हाँ जी, तो लिखिए इसमें आगे, क्वांटम सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। मूलभूत ऊर्जा कितनी बराबर होती है, मूलभूत ऊर्जा ई नॉट जो हमने कही वो किसके बराबर होती है, एच न्यू के बराबर होती है। न्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति, ठीक है। एक तरीके से ई नॉट इक्वल टू एच न्यू, इसको किसी एक फोटोन की ऊर्जा भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि प्रकाश नॉर्मली किस रूप में आता है, फोटोन्स के रूप में ही आता है। पता होगा ना आप लोगों को, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा भाई, जैसे अभी ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कहीं पे लाइट का स्पॉट आ रहा है, ठीक है ना, लाइट यहाँ पर गिर रही है, लाइट किस फॉर्म में आ रही है, एक्चुअली फोटोन्स, इनको हमने नाम दिया फोटोन, फोटोन के रूप में प्रकाश आता है। तो मिनिमम एक फोटोन भी जो यहाँ गिर रहा है, उस फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू के बराबर, लिख लो, ठीक है। न्यू फ्रीक्वेंसी है, किसकी फ्रीक्वेंसी है, दोलक की, लिख लेना, दोलक की आवृत्ति। और एच तो आपका प्लांक कांस्टेंट होता ही है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को, ये था आपका क्वांटम थ्योरी, स्टार्ट हुई हमारी यहाँ से, क्वांटम थ्योरी समझ में आ गई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं भाई, ये तो हमने क्या दिया अभी, क्वांटम थ्योरी आई कहाँ से, अब हमें समझ में आया क्लासिकल में क्या कमी रही, कमी दूर करने के लिए प्लांक ने नियम दिया और प्लांक ने अपने अकॉर्डिंग क्वांटम में लेके आया। अब इन्होंने क्या फॉर्मूला दिया वो सब तो अब हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी ये पूरी यूनिट का नाम ही क्या है, क्वांटम स्टैटिकल फिजिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्वांटम के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अभी बस हमने शुरुआत की है कि इस थ्योरी को क्या कहा जाता है, क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका मतलब यहाँ आप जब भी एनर्जी यूज में लोगे तो इक्वल टू एच न्यू के फॉर्म में यूज में लोगे आप, ठीक है ना। क्वांटम में एम सी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ काम में नहीं आएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वांटम थ्योरी के जो मेन मेन पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, उसकी मूलभूत परिकल्पनाएं क्या होती है। तो हेडिंग दो क्वांटम सांख्यिकी के क्वांटम सांख्यिकी के मूलभूत अभिग्रहित या परिकल्पना,
अद्भुत अभिग्रहित या परिकल्पना। ठीक है, हेडिंग डालो और इसमें लिखना शुरू करो। यहाँ पे भी आप लोगों को ही लिखना है। कुछ एक हम बेसिक पॉस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं ताकि आगे यूज में आएगा। ठीक है ना। क्वांटम में क्या क्या चीजें यूज होती है। क्वांटम में आपकी जो भी, जैसे कोई आपका ऑपरेटर यूज में होता है तो संकारक क्या है। क्वांटम में हम डायरेक्टली किसी चीज की क्या वैल्यू यूज में लेते हैं, एक प्रत्याशा मान होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम इसको बोलते हैं। तो ये प्रत्याशा मान क्या होता है ये हम देखेंगे। कुछ फलन होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लंबकोणीय, ऑर्थोगोनल। ये देखेंगे हम क्या मान होते हैं, या तो लंबकोणीय होते हैं या फिर कैसे होते हैं, प्रसामान्य होते हैं। ठीक है, प्रसामान्य, लंबकोणीय जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल, प्रसामान्य को हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड। ठीक है ना। ये प्रत्याशा मान को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो ये सब हमें वैल्यूज पढ़नी है कि क्वांटम के अकॉर्डिंग ये सब मान क्या है। तो यहाँ पे आप इन सब से इंट्रोड्यूस हो जाइए ताकि आगे कहीं जब हम यूज में लेंगे तो फिर ये ना पूछो आप कि मैम प्रत्याशा मान क्या होता है। ठीक है ना, यहाँ से सब चीज समझ लेना। चलो तो इसमें लिखो एक एक पॉइंट करके। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो। लिखो, प्रत्येक भौतिक निकाय, प्रत्येक भौतिक निकाय की अवस्था के लिए, की अवस्था के लिए एक अवस्था फलन, एक अवस्था फलन या तरंग फलन, या तरंग फलन किससे प्रदर्शित करते हैं, साई। इस सिंबल को क्या बोला जाता है, साई। आर और टी का फंक्शन होता है। हमने क्या बोला, अब क्वांटम में हम हर एक हमारे पास क्या होगा, फलन होगा। तो फलन का जो बेसिक होगा हम किससे प्रदर्शित करेंगे, एक तरंग फलन के रूप में। हम ये मान सकते हैं कि कोई दो अलग अलग तरंगे हैं, ठीक है ना, तो उनका तरंग फलन क्या है। या फिर अगर कहीं पे स्थित है तो उनका स्थिति फलन क्या है। तो किससे प्रदर्शित करोगे आप, साई। किसका फलन होगा, आर और टी का, स्थिति और समय का। जिनको ध्यान में नहीं रहे तो चाहे छोटा सा लिख लेना। आप लोगों ने पता नहीं पहले कभी पढ़ा होगा या नहीं, तो इसको हम बोलते हैं साई। ठीक है, अगर लगे कि याद नहीं है तो लिख लेना, पता हो आप लोगों को तो अच्छी बात है, मत लिखो। ठीक है, तो तरंग फलन साई आर टी संबद्ध किया जा सकता है, संबद्ध किया जा सकता है। जो जो भौतिक निकाय की, जो भौतिक निकाय की अवस्था को, जो भौतिक निकाय की अवस्था को पूर्ण रूपेण व्यक्त करता है, पूर्ण रूपेण व्यक्त करता है। हाँ जी, तो लिख लिया आप लोगों ने, पूर्ण रूपेण व्यक्त करता है। आगे लिखो, अर्थात, अर्थात अवस्था फलन में वे सभी संभव सूचनाएं होती है, अर्थात अवस्था फलन में वे सभी संभव सूचनाएं होती है जिन्हें निकाय के बारे में,
जिन्हें निकाय के बारे में ज्ञात किया जा सकता है, जिन्हें निकाय के बारे में ज्ञात किया जा सकता है। मतलब ये एक तरीके से क्या है, इसके अंदर इससे रिलेटेड सारी की सारी सूचनाएं होती है। कैसे होती है वो आपका डिटेल में, वो आपका क्वांटम मैकेनिक्स आप पढ़ते हो उसमें आता है कि हमारे पास इससे रिलेटेड साई की एक फंक्शन होती है, पूरा का पूरा एक अच्छा खासा इक्वेशन होता है। उस समीकरण में से अगर हम साई का मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम इस साई के मान को यूज करके इसकी काफी सारी चीजें पता कर सकते हैं। जैसे साई से हम कण के कहाँ पाए जाने की उसकी प्रायिकता है या उसका प्रत्याशा मान है, जो भी अभी हमने लिखा, ये सब चीजों से पता करते। तो अगर सिर्फ आपको एक साई पता है किसी फंक्शन का, तो इसका मतलब आप उसके बारे में क्या सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इसी में लिखो, मतलब ब्रैकेट में लिखो नेक्स्ट लाइन से, अवस्था फलन, अवस्था फलन एकल मान, एकल मान कॉमा परिमित, कॉमा परिमित तथा सतत तरंग फलन होता है, तथा सतत तरंग फलन होता है, जिसके मापांक का वर्ग, जिसके मापांक का वर्ग, मापांक मतलब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस हम बोलते हैं ये, अगर हम इसका मॉड ले लें साई का, ये होता है ना मॉड्यूलस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, मापांक। तो जिसके मापांक का वर्ग, मापांक का वर्ग किसी स्थिति में निकाय के पाए जाने की, किसी स्थिति में निकाय के पाए जाने की प्रायिकता को व्यक्त करता है, प्रायिकता को व्यक्त करता है। ठीक है, मतलब प्रायिकता से हमारा मतलब है ये, प्रायिकता P बराबर क्या हो जाएगा, ये जो हमने साई आर टी लिया है इसके मॉड्यूलस का वर्ग, यही क्या प्रदर्शित करता है, प्रायिकता। लिख लो, ये हमारे पास होती है किसी तरंग फलन के किस स्थान पर पाए जाने की प्रायिकता क्या होगी, साई आर टी का मॉड्यूलस का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम खोल के किस तरीके से लिख सकते हैं, साई आर टी का स्क्वायर है, अगर आप इसको खोलो तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो, साई इंटू साई स्टार, साई इंटू साई स्टार। साई स्टार क्या होता है, इसका साई का कॉन्जुगेट फलन होता है, संयुक्त फलन हम बोलते हैं शायद, है ना, तो कॉन्जुगेट फलन होता है, साई इंटू साई स्टार के फॉर्म में हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसको खोल करके P बराबर, अगर आप चाहो तो इसको इंटीग्रेशन में ले सकते हो, साई इंटू साई स्टार के टर्म में ले सकते हो, या अदरवाइज डायरेक्टली ऐसे आप लिख लो इसको। ठीक है ना, दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, किसी प्रसामान्य फलन के लिए, देखो प्रसामान्य फलन क्या होता है, नॉर्मलाइज्ड। अगर अभी आप लोगों ने कभी इसको, मुझे ये ध्यान नहीं है कि आप लोगों के सेकेंड ईयर में है क्वांटम फिजिक्स या किस ईयर में है, तो अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, जहाँ तक शायद सेकेंड में ही है, तब तो आप लोगों को क्या होगा, इजी लगेगा ये, लेकिन नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन एक दो बार नाम पता चल जाएगा ना, सुनोगे तो अच्छे से जान जाओगे। प्रसामान्य फलन के लिए क्या होता है, हम इंटीग्रेशन में क्या लिख सकते हैं, P है, लेकिन P का ही अगर हम इसको खोल करके लिखते हैं, तो खोला हमने किस रूप में, साइन इंटू साई स्टार के फॉर्म में, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, साइन इंटू साई स्टार डी टो इक्वल टू 1। ये 1 ध्यान रखना है, जब इक्वल टू 1 होगा तभी ये फलन क्या होगा, प्रसामान्य फलन होगा। लिख लो, ठीक है ना, डीटो पूरे के पूरे आयतन को प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पूरे आयतन के लिए लेंगे, जैसे तरंग फलन हम किसी की बात कर रहे हैं, कोई पूरे स्पेस में किसी तरंग फलन की, तो स्पेस में कैसा वॉल्यूम होता है आयतन, इसलिए हम डीटो के टर्म में लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पी को भी जब आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के लिए साई आपके पास अगर है, साई स्टार ले लो, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लो, दोनों को खोल करके उसका स्क्वायर का फॉर्म ये हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास पी का मान आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा प्रसामान्य फलन हम इस तरीके से लिख सकते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेकेंड पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था अभी तक का, सेकेंड पॉइंट लिखो, अध्यारोपण का सिद्धांत। सेकेंड क्या है हमारा, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत देखिए, इसमें यदि किसी भौतिक निकाय समूह की, यदि किसी भौतिक निकाय समूह की एक अवस्था के संगत, एक अवस्था के संगत अवस्था फलन, एक अवस्था के संगत अवस्था फलन साई1 है, साई1 है, ठीक है, साई1 है, तथा दूसरी अवस्था के संगत अवस्था फलन, तथा दूसरी अवस्था के संगत अवस्था फलन कितना है, साई2 है, साई2 है, दूसरी अवस्था के संगत अवस्था फलन साई2 है, तब इनका रैखिक संयोजन, तब इनका रैखिक संयोजन तब इनका रैखिक संयोजन या लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, साई इक्वल टू C1 साई1 प्लस C2 साई2। क्लियर है, यहाँ हम ये लिख सकते हैं साई इक्वल टू, अगर हम समेशन ले लेते हैं कोई आई के लिए तो सी आई साई आई, ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सी आई क्या है, कांस्टेंट मान है प्रत्येक के संगत, लिख लो इतना। लिख लेना, यहाँ C1 C2 कोई दो सम्मिश्र स्थिरांक है, कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया ना, साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है साई स्टार। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो ये क्या होता है, यहाँ पे C इसलिए हमने लिखा है, लिख लेना है यहाँ C1 एंड C2 क्या है, कोई सम्मिश्र संख्या बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो यहाँ पे ये आपका सम्मिश्र स्थिरांक है, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो जानते होंगे आप लोग, मैथ्स के स्टूडेंट हो, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल प्लस इमेजिनरी नंबर दोनों मिलकर के क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। लाइक 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, कुछ भी वैल्यू जिसमें एक रियल मान आ रहा हो, एक आयोटा क्या होता है इमेजिनरी वैल्यू, दोनों आ रही हो, तो ये नंबर क्या कहलाता है। अब ना तो आप इसको प्योरली इमेजिन कह सकते हो, इमेजिनरी, ना आप इसको प्योरली रियल वैल्यू कह सकते हो, वास्तविक मान या काल्पनिक मान नहीं कह सकते। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, एक नया नाम दिया हमने, सम्मिश्र संख्या, दो संख्याओं का मिश्रण हो। ठीक है, उसी को हिंदी में बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बनाया जाता है वो भी इसी का बनाया जाता है कि साई है, पहले तो उसका कॉम्प्लेक्स ले लो और उसके बाद उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाता है हमारे पास, साई स्टार बन जाता है। ये सब आप लोग मैथ्स में पढ़ते ही आता ही होगा आप लोगों को। ठीक है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट भी कैसा ले लिया है, कॉम्प्लेक्स ही ले लिया है। क्लियर है, ये आपका क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन, अध्यारोपण का सिद्धांत हमने बताया है। ठीक है, कि जब अगर कोई भी दो तरंग अगर एक ही समान स्पेस में ही मूव कर रही हो तो वो दोनों इस नियम के तहत अध्यारोपित हो जाती है। क्लियर है, नेक्स्ट लिखो, थर्ड पॉइंट लिखिए, थर्ड पॉइंट, लिखो, प्रत्येक गतिकीय चर, प्रत्येक गतिकीय चर, एग्जाम्पल लिख लेना, जैसे प्रत्येक गतिकीय चर, गतिकीय चर से मतलब समझते हो, प्रत्येक गतिकीय चर
जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, एक होता है हमारा जैसे संवेग या ऊर्जा, गतिकीय जड़ जैसे संवेग कॉमा ऊर्जा कॉमा स्थिति कॉमा स्थिति के संगत क्वांटम यांत्रिकी में के संगत क्वांटम यांत्रिकी में एक रैखिक संकारक परिभाषित किया जाता है, एक रैखिक संकारक परिभाषित किया जाता है, रैखिक संकारक परिभाषित किया जाता है। ठीक है, रैखिक संकारक होता है इन सबके अकॉर्डिंग। अब वो ऑपरेटर्स हम देख लेते हैं कैसे होते हैं, आपको थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। ऑपरेटर होते हैं ये, मतलब यहाँ पर संवेग को, मतलब समझ रहे हो आप लोग। अब मुझे ये वही है ना, लाइव क्लास में आप लोग नहीं हो तो ये पता नहीं चलता कोई चीज़ आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, लेकिन ये है कि मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे संवेग है क्वांटम है तो उसको हम नॉर्मली सिर्फ संवेग नहीं लिखेंगे, यहाँ संवेग संकारक के रूप में यूज किया जाता है, ऑपरेटर के रूप में। मतलब पी का मान यहाँ पर कुछ और होता है, जो हम देखते हैं अभी क्या मान होता है, हमें पी उससे ही निकालना होता है संवेग से। यहाँ पे हम पी इक्वल टू एम वी नॉर्मली वो यूज में नहीं लेंगे, या पी की अगर जो वैल्यू होगी भी गिवन तो वहाँ हम ऑपरेटर के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे ऑपरेटर के सूत्र से। ठीक है, तो देख लेते हैं आप लोग, यहाँ एक टेबल बना लो, 2-4 ऑपरेटर जो मेन मेन हमारे काम आते हैं, केवल हम वही वाले लिखेंगे। ठीक है, ऑपरेटर्स होने को तो बहुत सारे हैं, वो आप लोग डिटेल में पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स में। यहाँ हम केवल हमारे सांख्यिकी में जो भी 2-4 यूज आएंगे उनकी बात करते हैं। एक टेबल बना लो, लिख लो उसमें राशि, एक तरफ तो लिख लो उसमें राशि, एक उसमें लिख लो गतिकीय चर, गतिकीय चर, और नेक्स्ट उसमें लिखो संगत संकारक। ठीक है, इसके संगत संकारक कौन सा होगा। ये लाइन अगर मैं कई बार टेढ़ी खींच लेती हूँ, मैं इसीलिए बार बार ऐसे दूर जा करके देखती हूँ, मुझे दूर से पता चलता है कि सीधी है या नहीं है। आप लोग अच्छे से बनाया करो कॉपी में नोट्स वगैरह में, बहुत अच्छे नोट्स हैं आपके, बहुत बाद तक भी यूज में आएंगे ये वाले नोट्स। अभी आपको हो सकता है ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन बाद में भी कभी पढ़ोगे तो भी आपके खूब यूज में आएंगे, इसलिए अच्छे अच्छे से बनाया करो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली राशि अपन कौन सी लेते हैं, स्थिति। सबसे पहली अपन लेते हैं स्थिति, पोजीशन। गतिकीय चर कौन सा होता है स्थिति के लिए, वेक्टर आर, और इसके लिए ऑपरेटर भी क्या होता है, वेक्टर आर होता है। लिख लो, वेक्टर आर को ऑपरेटर भी वेक्टर आर के फॉर्म में अपन यूज में लेंगे। ठीक है, दूसरा अपन लिखते हैं रैखिक संवेग। रैखिक संवेग, या जिसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। लिखो वेक्टर पी, इसके लिए ऑपरेटर क्या यूज में लिया जाता है, माइनस आयोटा एच कट इंटू डेल्टा, माइनस आयोटा एच कट इंटू डेल्टा। ठीक है, तीसरा लिखेंगे कोणीय संवेग। कोणीय संवेग क्या होता था हमारा, वेक्टर जे, वेक्टर जे को हम किससे लिखते थे, वेक्टर आर क्रॉस पी। यहाँ भी सेम लिखो, वेक्टर आर क्रॉस पी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस आयोटा एच कट वेक्टर आर क्रॉस डेल्टा, माइनस आयोटा एच कट वेक्टर आर क्रॉस डेल्टा। ठीक है, फोर्थ लिखेंगे गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, इसके सापेक्ष गतिकीय चर हम क्या लिखते हैं, गतिज ऊर्जा को किससे लिखते हो, पी स्क्वायर अपॉन 2m से। ठीक है, तो यहाँ p की वैल्यू डाल दो तो आपके पास क्या आ जाएगा,
एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल्टा, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू सॉरी इधर डेल्टा स्क्वायर और माइनस आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, तो आपके ये चारों चर ये ऑपरेटर्स हमने लिए हैं क्योंकि हमारे अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ, हम स्टैटिकल पढ़ रहे हैं, तो स्टैटिकल में हम इतनी क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे जितनी हमारे यहाँ यूज में आनी है। ठीक है ना, तो आप देख रहे हो बार बार जो वैल्यूज अपने यूज में आएंगी केवल वही पढ़ेंगे। बना लो ये टेबल। बना लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें। चलिए नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखिए इसका, कौन सा, 4th नंबर पढ़ेंगे या 5th नंबर, जो भी हो वो लिख लेना आपके हिसाब से सही। ठीक है, देखो इसमें अवस्था फलन, अवस्था फलन कौन सा है हमारा अवस्था फलन, साई आर टी, अवस्था फलन साई आर टी, अवस्था फलन साई आर टी से वर्णित भौतिक निकाय के, से वर्णित भौतिक निकाय के एक समूह के लिए, एक समूह के लिए गतिकीय चर, एक समूह के लिए गतिकीय चर, एक चर हम कौन सा लेते हैं ए, गतिकीय चर ए कैपिटल ब्रैकेट में लिख लेना, इसके संगत ऑपरेटर कौन सा होगा, जिसके संगत ए के लिए ऑपरेटर हम कौन सा ले लेंगे ए कैप। ये ध्यान रखना क्वांटम में जो मेनली ऑपरेटर्स थे, जैसे हमने पढ़ लिया, हमने संवेग का ऑपरेटर पढ़ लिया, चाहे हमने गतिज ऊर्जा का, ऐसे ऊर्जा का ऑपरेटर भी होता है, उसमें डेल अपॉन डेल टी आ जाता है जो भी वैल्यू है। ठीक है, वो ऑपरेटर्स तो हमने जो थे गतिकीय चर वाले वो पढ़ लिए। ऐसा जब हम कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, जैसे यहाँ ये कांस्टेंट है, तो इसका चर क्या होगा, बस इसके ऊपर ये ऑपरेटर का साइन लगा दो। ये साइन समझते हो, कैप का साइन ये ऑपरेटर के ऊपर लगता है। ठीक है, तो जब आप कोई कांस्टेंट वैल्यू लो और उसका ऑपरेटर पूछे तो बस उसके ऊपर ये साइन लगा दो। लिख लो गतिकीय चर ए ब्रैकेट में लिखना, जिसके संगत संकारक क्या है ए कैप, यहाँ पे लिख लेना जिसके संगत ये संकारक है ए कैप। ठीक है ना, संकारक ए कैप, संकारक ए कैप है ब्रैकेट 1 का मापन करने पर, का मापन करने पर औसत मान, औसत मान या प्रत्याशा मान, या प्रत्याशा मान निम्न प्राप्त होता है, औसत मान या प्रत्याशा मान निम्न प्राप्त होता है। ठीक है, प्रत्याशा मान जो अभी हमने पहले बात की थी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, उसको हम क्या कह सकते हैं, औसत मान भी कह सकते हो आप। और औसत मान को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये इस टाइप का सिंबल यूज में लेते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, प्रत्याशा मान, एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू या एवरेज किसके बराबर आता है, देखो इंटीग्रेशन साई स्टार ए कैप इंटू साई डी टॉ अपॉन इंटीग्रेशन साई स्टार इंटू साई डी टॉ। ये फिक्स फॉर्मूला है जो कि आपको एज इट इज याद रखना है। ठीक है, इनकेस हम माने इफ फंक्शन कैसा है हमारा, जो ए है नॉर्मलाइज्ड हो, अगर ए हमारा कैसा हो, नॉर्मलाइज मतलब प्रसामान्यीकृत हो। अब ये कैसे पता चलता है, तो वो भी हमें इसी फॉर्मूले से करके देखना पड़ता है। ये वैल्यू इसको सॉल्व करो और इक्वल टू 1 हमने माना था नॉर्मलाइज होने के लिए, तो ये वैल्यू अगर इक्वल टू 1 आ जाए इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, ए कैसा
होगा हमारा, प्रसामान्यीकृत होगा। ठीक है, तो प्रसामान्यीकृत हो तब हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, तब ये जो इंटीग्रेशन है साई स्टार इंटू साई डी टॉ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अभी हमने फर्स्ट या सेकंड नंबर पे पढ़ा था ये कॉन्सेप्ट, साई स्टार इंटू साई डी टॉ 1। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। साई ए के लिए हमें साई की वैल्यू गिवन होगी तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लो, साई लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करके देखो, बहुत ईजी होता है। दिखने में टफ लग रहा है, ईजी होता है इंटीग्रेशन। बराबर 1 आ रहा है, इसका मतलब प्लस सामान्यीकृत है। अब इसका मान 1 के बराबर यहाँ पे रख दो तो डिवाइडेड बाय 1 होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ए वेक्टर सॉरी एवरेज ए बराबर क्या आ जाएगा, साई स्टार ए कैप इंटू में साई डी टॉप। अच्छे से बना लो, ये साई स्टार। क्लियर है, ये वैल्यू केवल तभी रहेगी जब ये प्रसामान्यीकृत हो जाए। ठीक है ना, हमेशा ऐसा नहीं होता प्रसामान्यीकृत हो, कई बार नहीं भी होता है, तो आपको वैल्यू पूरी ये की ये ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये होता है प्रत्याशा मान, लिख लो। लिख लिया, नेक्स्ट लिखो। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट लिखो। फिफ्थ पॉइंट लिखिए, जब भी किसी भौतिक राशि, जब भी किसी भौतिक राशि कैपिटल ए का मापन किया जाता है, कैपिटल ए का मापन किया जाता है, तो केवल वे मान प्राप्त होते हैं, तो केवल वे मान प्राप्त होते हैं जो कि क्वांटम संकारक, जो कि क्वांटम संकारक ए के लिए, कैपिटल ए के लिए उपयुक्त होते हैं, कैपिटल ए के लिए उपयुक्त होते हैं। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि ए को किसी ऑपरेटर, किसी आप साई पर, ए क्या है, कोई ऑपरेटर है, इसको अगर हम किसी तरंग फलन साई पर ऑपरेट करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाए, ए साई के बराबर आ जाए। अब ये स्मॉल ए साई क्या है, लिख लो पहले ये, अर्थात ए साई बराबर क्या आ जाए, स्मॉल ए साई के बराबर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ लिख लो, यहाँ स्मॉल ए, यहाँ स्मॉल ए आइगन मान कहलाता है। क्या कहलाता है ये, आइगन मान। यहाँ स्मॉल ए क्या होता है, आइगन मान। इनको हिंदी में भी आइगन ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी आइगन ही बोलते हैं, आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। कैसे, आप ऑपरेटर लगाओगे, ऑपरेटर ए का मतलब यहाँ कोई सा भी ऑपरेटर हो सकता है। देखो मतलब समझ रहे हो आप फिजिकल मीनिंग, कि मतलब यहाँ ए लगाने का मतलब क्या है, ए की जगह हमारा कोई भी ऑपरेटर हो सकता है। जैसे अभी हमने पढ़ा संवेग हो सकता है, संवेग लग रहा हो सकता है एनर्जी लग रहा हो सकता है गतिज ऊर्जा लग रहा हो, स्थिति लग रहा हो, कोई भी ऑपरेटर हो। अब आपने देखा प्रत्येक ऑपरेटर का मान अलग अलग था, तो वो अपने अपने तरीकों से साई पर ऑपरेट होगा। हर तरीके से साई पर ऑपरेट होने का मतलब कि यहाँ हमारे पास साई के साथ ये वैल्यू कुछ भी आ सकती है, एक्स वाई जेड, हमें नहीं पता क्या वैल्यू आएगी। ठीक है ना, लेकिन ये जो वैल्यूज आती है, कोई ऑपरेटर जब हम किसी तरंग फलन पर ऑपरेट करते हैं, कोई संकारक, तब जो ये वैल्यू आती है, वैल्यू क्या कहलाती है हमारे पास, आइगन मान कहलाती है। ठीक है, यहाँ स्मॉल ए क्या है, आइगन मान है, लिख लो। लिखो इसमें, इसी में लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, भिन्न भिन्न आइगन मान से संबद्ध, भिन्न भिन्न आइगन मान
से संबद्ध आइगन फलन। अब यहाँ पर ये जैसे ए हमने क्या बोला, ए हमारा आइगन मान है और साई क्या है, इसका आइगन फलन है। यहाँ पर साई इस आइगन मान का संबद्ध क्या है, आइगन फलन होता है। आइगन फलन होता है, ठीक है ना। देखो इसमें भिन्न भिन्न आइगन मान से संबद्ध आइगन फलन साई आई के मान, साई को इस फॉर्म में लिख लेना, साई आई के मान लांबिक, लांबिक जिसको हमने क्या बोला, ऑर्थोगोनल, लांबिक या प्रसामान्य होते हैं। लांबिक या प्रसामान्य होते हैं। लांबिक या प्रसामान्य होते हैं। मतलब इसे कुछ ऐसे लिख सकते हो आप, इंटीग्रेशन लिखो, साई स्टार आई ले लिया हमने और इनटू में साई जे डी टो, इसकी वैल्यू होती है डिराक डेल्टा मान डेल्टा आई जे के बराबर। अब डिपेंड करता है आई और जे कैसे हैं। अगर ये वैल्यू हमारे पास जीरो कब आएगी, आई इज नॉट इक्वल टू जे हो, तब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जीरो। और अगर ये दोनों वैल्यू हमारे पास बराबर हो तो वैल्यू आई बराबर क्या हो जाएगा, जे। ठीक है, इसी का मान हमारे पास ये है, डेल्टा साई स्टार साई आई स्टार साई जे डी टो बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। जब ये आई और जे बराबर नहीं हो और अगर ये दोनों बराबर हो तो हमारे पास साई स्टार इंटू में साई जे डी टो बराबर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जब जीरो होती है तभी क्या कहलाते हैं, लांबिक। और यही मान जब कैसे दोनों का मान वन के बराबर आ जाए तो क्या कहलाते हैं, प्रसामान्य। प्रसामान्य लिख लो इनको। ठीक है, लिख लिए इनको। ये आपका नेक्स्ट इसका रूल था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, प्रसामान्यकृत फलन क्या होते हैं और लांबिक फलन क्या होते हैं। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखो 6 नंबर, बस ये इसका लास्ट पोस्टुलेट है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 5 और 6 होते तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको केवल वही लिखवा है जो कि आपके यूज में आते हैं। नेक्स्ट लिखो, लिखो अवस्था फलन, अवस्था फलन साई आर टी का, अवस्था फलन साई आर टी का समय के साथ, समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण द्वारा निर्धारित होता है। श्रोडिंगर समीकरण को लिख देती हूं मैं, लिखो
आश्रित श्रोडिंगर समीकरण, एक समीकरण होती है श्रोडिंगर समीकरण द्वारा होता है। निर्धारण किसके द्वारा होता है? श्रोडिंगर समीकरण द्वारा होता है। ठीक है, श्रोडिंगर समीकरण द्वारा होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम ये लिखते हैं आयोटा एच डेल साई अपॉन डेल टी, ये बराबर होता है एच साई के। लिख लो, बराबर किसके होता है? एच साई के। आयोटा एच कट कर लेना इसको ना, आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी। यहाँ पर एच क्या होता है? एच एक्चुअली में ऊर्जा का ही मान होता है। एच को हम बोलते हैं हैमिल्टोनियन। एच को हम क्या बोलते हैं? हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन ऊर्जा का ही फॉर्म होता है। क्या होता है? एच साई बराबर होता है ई साई के। एच पे अगर आप एच साई लगाते हो, एच साई बराबर ही आएगा ई साई के। इसका मतलब हैमिल्टोनियन एक तरीके से क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एच की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है? एच बराबर, इसका मतलब क्या है? आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी। और ये वैल्यू ही किसकी होती है? ऊर्जा की वैल्यू होती है। ऊर्जा को ऑपरेटर के रूप में इस तरीके से लिखा जाता है। तो देखो, यहाँ से आपको एक और ऑपरेटर पता चल गया। अभी मैंने बताया नहीं था आपको एनर्जी ऑपरेटर, लेकिन यहाँ से पता चल गया। एच बराबर होता है एच साई बराबर ई साई। देखो एच साई तो यहाँ आ रहा है बराबर, यहाँ से अगर हम साई हटा लेते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बच रही है? आयोटा एच का डेल अपॉन डेल टी। और यही क्या होता है? ऊर्जा ऑपरेटर होता है इसके फॉर्म में। लिख लो, यहाँ पे लिख लेना, ई क्या है? एनर्जी, ऊर्जा। हैमिल्टोनियन भी एक प्रकार का ऑपरेटर ही होता है, तो इसका आप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिख लेना, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ से हैमिल्टोनियन हमारे इक्वल होता है टोटल एनर्जी के बराबर। एच बराबर ई, एनर्जी का एक फॉर्म होता है हैमिल्टोनियन। इसका मतलब हम हैमिल्टोनियन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, हैमिल्टोनियन। हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, हैमिल्टोनियन एच। एच इक्वल टू टोटल एनर्जी के बराबर है। टोटल एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बराबर लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमने किस फॉर्म में लिखा? पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी v के फॉर्म में लिख लेते हैं, v r का कोई फंक्शन हो। तो हमारे पास h की ये टोटल वैल्यू हो जाती है। लिख लो, समझ में आ गया? ये ऑपरेटर थोड़ा सा अजीब लगा होगा सुनने में, लेकिन ये नाम होता है हैमिल्टोनियन भी एक प्रकार का ऑपरेटर होता है। एच साई बराबर ई साई हमें यहाँ से मिला है। देखो, क्योंकि ये ऑपरेटर का मान हमने, ये तो हमारी श्रोडिंगर समीकरण होती है। श्रोडिंगर समीकरण होती है इस प्रकार से, जो भी कैसी? काल आश्रित। हमने यहाँ लिखा है काल आश्रित, क्योंकि श्रोडिंगर समीकरण दो टाइप की होती है। एक तो टाइम पे डिपेंडेंट होती है, जो ये काल आश्रित का मतलब टाइम पे डिपेंड करती है, टाइम डिपेंडेंट। और एक होती है काल अनाश्रित होती है, जो टाइम इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, वो सब तो आप एक्सप्लेन तरीके से आप क्वांटम में पढ़ते हो। यहाँ पे अपने को ओनली काल आश्रित श्रोडिंगर समीकरण ये होती है। यहाँ से एच साई मिल गया, एच साई बराबर होता है ई साई के। किस कंडीशन में? क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ साई को हटा देते हैं, दोनों तरफ से साई को हटा लो, तो आपके पास क्या वैल्यू बच जाती है? एच बराबर आयोटा एच का डेल अपॉन डेल टी। और ये वैल्यू ही ई की होती है। ई ऑपरेटर के टर्म पे इस तरीके से लिखते हैं, जैसे हमने पी लिखा था ना, पी में हमने क्या लिया था? माइनस आयोटा एच का डेल लिया था। देखो, पी में हमने लिया था माइनस आयोटा एच का डेल लिया था। वहाँ डेल का मान कुछ भी हो सकता है, डेल अपॉन डेल टी के टर्म में अपन ले सकते हैं, या फिर संवेग नॉर्मली किसका फलन होता है? स्थिति का फलन होता है, तो डेल अपॉन डेल एक्स के टर्म में ले सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, डेल अपॉन डेल एक्स। जबकि ऊर्जा किसका फलन होता है? टाइम का फलन होता है, इसलिए हमने ये किस रूप में लेते हैं? डेल अपॉन डेल टी के फॉर्म में। तो आपको यहाँ से एक और ऑपरेटर भी पता चल गया। एच खुद एक ऑपरेटर है जो कि एनर्जी के बराबर होता है। तो जैसे टोटल एनर्जी ई को हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वैसे यहाँ हैमिल्टोनियन एच को भी इन दोनों के टर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट एक और लिखो, छोटी सी नोट करके लिख लो।
ये आपके पोस्टुलेट्स कंप्लीट हो गए क्वांटम मैकेनिक्स के। नेक्स्ट एक नोट लिखो, नोट लिखो, विभेद्य गुणों के आधार पर प्राप्त सांख्यिकी, विभेद्य गुण, विभेद्य, विभेद्य किसको बोलते हैं? डिस्टिंग्विशेबल। अभी हम पीछे तक जो भी सांख्यिकी पढ़ रहे थे, लास्ट चैप्टर में भी हमने बात की थी कि सारे कण कैसे हो, जब हमने बोल्ट्जमान जहाँ पर हमने पूरी की पूरी डेरिवेशन की थी ना शुरुआत में, जब हमने प्रोबेबिलिटी का मान निकाला था, हमने वहाँ स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन यूज में लिया था, तो वहाँ हमने क्या कहा था कि कोई निकाय है और उसमें एन कैसे कण हो? डिस्टिंग्विशेबल कण हो, विभेद्य कण हो। ठीक है, डिस्टिंग्विशेबल मतलब जिनकी अलग अलग पहचान की जा सके, विभेद्य मतलब अलग पहचाना जा सके, डिस्टिंग्विशेबल, विभेद्य। तो लिखो, नोट में लिखो, विभेद्य कणों के आधार पर प्राप्त सांख्यिकी चिरसम्मत सांख्यिकी होती है, चिरसम्मत सांख्यिकी होती है मतलब क्लासिकल। तो लास्ट चैप्टर जहां तक हमने क्लासिकल पढ़ा था वहां तक में हमने क्या बात की थी? डिस्टिंग्विशेबल कणों की ली थी। किसी निकाय में एन कण कैसे हो? डिस्टिंग्विशेबल हो मतलब विभेद्य हो, तो वो क्लासिकल सांख्यिकी थी। ठीक है, चिरसम्मत सांख्यिकी होती है। तथा अविभेद्यता पर आधारित सांख्यिकी, तथा अविभेद्यता, अविभेद्यता पर आधारित सांख्यिकी, अविभेद्यता पर आधारित सांख्यिकी क्वांटम सांख्यिकी होती है। अविभेद्यता पर आधारित सांख्यिकी क्वांटम सांख्यिकी होती है। ठीक है, अविभेद्यता मतलब हो जाएगा इनडिस्टिंग्विशेबल, लिख लेना, इनडिस्टिंग्विशेबल। तो दोनों में डिफरेंस क्लासिकल में, क्वांटम में हम स्पेस पे भी देख सकते हैं। अगर आप डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की बात कर रहे हो तो वो आपकी कैसी होगी? क्लासिकल फिजिक्स होगी। ठीक है, चिरसम्मत सांख्यिकी होगी। अगर आप इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की बात कर रहे हो तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी? क्वांटम सांख्यिकी हो जाएगी। अविभेद्यता मतलब जहाँ कणों को अलग अलग नहीं किया जा सके। क्यों? क्योंकि अभी हमने जैसे क्वांटम में पढ़ा है कि क्वांटम में हम मेनली क्या लेते हैं? कोई भी हम तरंग फलन के रूप में ले रहे हैं। साई हमने क्या पढ़ा? मेनली तरंग फलन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तरंगों के रूप में, क्योंकि ऑसिलेशन है, तो ऑसिलेशन में एक प्रकार से क्या होती है? तरंगे जनरेट होती है। ठीक है, तो अब दो तरंगों का हमने अतिव्यापन भी पढ़ा, तो जैसे दो तरंगे हैं, अगर ये दोनों क्या होती है? एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापित हो जाती है, तो उनमें फिर उन दोनों में विभेद्य कर पाना पॉसिबल नहीं होता, उन दोनों को हम अलग अलग पहचान सके। इसलिए क्वांटम में हम कौन सी मैकेनिक्स यूज में लेते हैं? ये अविभेद्यता के गुण के आधार पर। तो यहाँ हम जो भी आगे कर से जो भी डेरिवेशंस करेंगे वहां हम कण या फिर तरंग कैसे लेंगे? अविभेद्य कण लेंगे। ठीक है, तो अविभेद्यता पर आधारित सांख्यिकी तो होगी क्वांटम, जबकि पीछे तक जो हमने विभेद्य डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए पढ़ी वो थी हमारी क्लासिकल फिजिक्स। ठीक है, तो फिर इसमें कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारी बोस आइंस्टीन। अब जो सांख्यिकी क्वांटम थ्योरी के द्वारा ली गई वो हमारी जैसे एक तो होगी फर्मी-डिराक होगी, बोस आइंस्टीन होगी, प्लांक का होगा, जो हमारी मेन बड़ी बड़ी होगी। बिल्कुल जैसे पीछे हमने किया था बिल्कुल उस तरीके से यहाँ पे सॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे हम कैसे पार्टिकल्स लेंगे? अविभेद्य हो, तरंगे हो या कण की जिनकी बात कर रहे हो वो अविभेद्य हो। वो हम डेरिवेशन करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास।